नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं विशाल और दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, हिमालय अपने आप में एक दुनिया है। हमारे पास जो स्रोत है वो इसकी बनावट, ये कैसे बनी और इसकी क्या-क्या खासियतें हैं, इस सब पर काफी रोशनी डालते हैं। हाँ, काफी गहराई से जानकारी मिलती है इन स्रोतों से। तो हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी को थोड़ा आसान भाषा में समझें, है ना? बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी। हिमालय मतलब सिर्फ दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों का घर ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये पूरब से पश्चिम दिशा में फैली दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाओं में से भी एक है। सही कहा। और यही बात इसे एंडीज या रॉकीज जैसी उत्तर दक्षिण फैली श्रेणियों से अलग बनाती है। अच्छा, हाँ, तो चलिए इस शानदार पर्वत श्रृंखला की परतों को एक-एक करके खोलते हैं और समझते हैं। जरूर, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें। हिमालय पूरब से पश्चिम में फैला है, करीब 2500 किलोमीटर तक। हाँ, काफी लंबा विस्तार है। पश्चिम में ये जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से शुरू होता है और पूरब में जाता है अरुणाचल प्रदेश के पास तिब्बत में नामचा बरवा तक। और इसकी चौड़ाई भी एक जैसी नहीं है ना? नहीं, पश्चिम में ये ज्यादा चौड़ा है, करीब 400 किलोमीटर। और पूरब की तरफ ये संकरा होता जाता है, लगभग 150 किलोमीटर रह जाता है, लेकिन ऊंचाई उधर ज्यादा है। अच्छा, और आकार मैंने पढ़ा था धनुष जैसा है, चापाकार। हाँ बिल्कुल, एक आर्क जैसा चापाकार। और इसका क्षेत्रफल वो भी कोई कम नहीं है, करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर। अरे वाह, सचमुच बहुत विशाल। हाँ, और एक और दिलचस्प बात है, इसके दोनों सिरों पर, मतलब इसके किनारों पर, क्या हिमालय अपने पश्चिमी और पूर्वी दोनों छोरों पर अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ जाता है, एक तेज मोड़ लेता है। अच्छा, पश्चिमी मोड़ को पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत कहते हैं और अफगानिस्तान में यही हिंदुकुश पर्वत कहलाता है। और जो पूर्वी छोर वाला मोड़ है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में पटकई बूम, फिर नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ियाँ और मिजोरम में मिजो पहाड़ियाँ। अच्छा, ये सब उसी मोड़ का हिस्सा है। हाँ, और यही पहाड़ी सिलसिला फिर आगे म्यांमार में आराकान योमा कहलाता है। और ये सिर्फ भौगोलिक मोड़ नहीं है। नहीं, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ये मोड़ सिर्फ नक्शे पर नहीं है, इनका भू राजनीतिक और सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। सही कहा। अच्छा, हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं, मतलब यंग फोल्ड माउंटेन। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब हुआ कि भूगर्भीय पैमाने पर देखें तो ये काफी नया है, सेनोजोइक काल में बना। सही, और चट्टानों के मुड़ने से यानी वलन या फोल्डिंग से बना है। पर सवाल ये है कि आखिर ये बना कैसे, इतनी विशाल संरचना? इसके बनने को लेकर शायद 2 मुख्य सिद्धांत है। हाँ, मुख्य रूप से 2 थियोरीज हैं जो ज्यादा चर्चा में रहती हैं। पहला सिद्धांत है जर्मनी के भूविज्ञानी कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति ये क्या होता है? देखिए, कोबर का मानना था कि आज जहां हिमालय खड़ा है वहां करोड़ों साल पहले टेथिस भूसन्नति नाम का एक लंबा उथला सा समुद्री हिस्सा था, एक तरह का बड़ा सा बेसिन कह लीजिए। अच्छा, टेथिस सागर। हाँ, टेथिस सागर। और इसके उत्तर में था अंगारा लैंड नाम का भूखंड और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड। ये 2 बड़े प्राचीन जमीनी हिस्से थे। ठीक है। अब इन दोनों भूखंडों से नदियां बहकर आती थीं और लाखों करोड़ों साल तक इस टेथिस सागर में मलबा मतलब सेडिमेंट जमा करती रहीं। मलबा जमा होता गया। हाँ, और जैसे जैसे मलबा बढ़ता गया, सागर की तली पर वजन बढ़ा, दबाव बढ़ा, तो वो नीचे धंसने लगी। इसे अवतलन कहते हैं। अच्छा। और साथ ही वो जो उत्तर और दक्षिण के भूखंड थे, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, वो एक दूसरे की तरफ खिसक रहे थे। इससे टेथिस सागर सिकुड़ने लगा। दबाव बढ़ गया होगा। बिल्कुल। इसी सिकुड़न और दबाव से सागर की तली में जो मलबा जमा था उसमें जबरदस्त मोड़ पड़ गए, फोल्डिंग हुई, और उसी से पहाड़ बन गए। कोबर के अनुसार। हाँ, उनका मानना था कि किनारों पर दबाव ज्यादा था तो वहां ज्यादा ऊंचे मोड़ बने। दक्षिण में हिमालय बन गया और उत्तर में क्यूनुलुन पर्वत जो तिब्बत के उत्तर में है। और बीच का हिस्सा कोबर के हिसाब से कम मुड़ा और एक पठार की शक्ल में ऊपर उठ गया। वही आज का तिब्बत का पठार है। ये तो कोबर का सिद्धांत हुआ, लेकिन आजकल एक और सिद्धांत ज्यादा माना जाता है ना? हाँ बिल्कुल, वो है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इसे हैरी हेज और दूसरे कई वैज्ञानिकों ने मिलकर विकसित किया। प्लेट टेक्टोनिक्स ये कैसे समझाता है हिमालय को? देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, स्थलमंडल,
वो कई बड़ी बड़ी कठोर प्लेटों में बटी हुई है, जैसे इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट वगैरह। और ये प्लेटें स्थिर नहीं हैं। ये पृथ्वी के अंदर जो पिघली हुई चट्टानें हैं, मैग्मा, उसके ऊपर बहुत धीमी गति से तैर रही हैं, खिसक रही हैं। अच्छा। तो हुआ ये कि करीब 7-8 करोड़ साल पहले जो भारतीय प्लेट थी, वो पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। वो टूटकर उत्तर दिशा की ओर बहना शुरू हुई, उत्तर की तरफ, यूरेशियन प्लेट की ओर। बिल्कुल। और लाखों सालों के इस सफर के बाद वो यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। जबरदस्त टक्कर हुई होगी। हाँ, बहुत जबरदस्त टक्कर। अब सवाल यह है कि इस टक्कर का नतीजा क्या हुआ? क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि दोनों प्लेटों के बीच जो टेथिस सागर का मलबा फंसा हुआ था, उस पर इतना भयानक दबाव पड़ा कि वो मुड़कर, टूटकर हजारों मीटर ऊपर उठ गया और हिमालय बन गया। और दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। और ये प्रक्रिया रुकी नहीं है। मतलब इंडियन प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को उत्तर की तरफ धकेल रही है, बहुत धीमी रफ्तार से। अच्छा, इसीलिए शायद प्लेट टेक्टोनिक्स को ज्यादा मान्यता मिली। हाँ, क्योंकि ये न सिर्फ हिमालय के बनने को समझाता है, बल्कि इस क्षेत्र में आने वाले भूकंपों और इसके आज भी लगातार ऊंचा उठने की वजह भी यही सिद्धांत बताता है। समझ गई। तो ये थी हिमालय के बनने की कहानी। अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं। आपने कहा था कि ये कोई एक पहाड़ नहीं है। नहीं, ये असल में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली 4 लगभग समानांतर पर्वत श्रृंखलाओं का समूह है। 4 श्रेणियां। कौन कौन सी? हाँ, सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में वृहद हिमालय, फिर उसके दक्षिण में लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक हिमालय। अच्छा, 4 लेयर्स की तरह। यहीं से चीजें और दिलचस्प होती जाती हैं। बिल्कुल। तो सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय, जिसे पार हिमालय भी कहते हैं। ये कहाँ है मुख्य रूप से? ये ज्यादातर लद्दाख वाले इलाके में पड़ता है। इसमें भी मुख्य रूप से 3 श्रेणियां हैं। अगर आप उत्तर से दक्षिण देखें तो सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख और फिर जास्कर श्रेणी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण टेथिस सागर के मलबे से नहीं हुआ है। अच्छा, तो फिर? ये असल में यूरेशियन प्लेट का ही किनारा है, उसका हिस्सा है। और इसका निर्माण हिमालय की जो मुख्य श्रेणियां हैं, उनके उठने से भी पहले हो चुका था। अरे, मतलब ये हिमालय से भी पुराना है? हाँ, इसे हिमालय से भी पुराना माना जाता है। ये यूरेशियन प्लेट का मार्जिन था जो टक्कर के समय ऊपर उठा। बहुत दिलचस्प। यहाँ की औसत ऊंचाई भी काफी ज्यादा है, करीब 6000 मीटर। इसलिए ये लगभग पूरे साल बर्फ से ढका रहता है। तो पेड़ पौधे नहीं होंगे? लगभग नहीं के बराबर। ये एक तरह का ठंडा रेगिस्तान है, कोल्ड डेजर्ट। इसी ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी वो भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी हुई। हाँ, बिल्कुल। और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, 8611 मीटर ऊंची। हाँ, K2। वो इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। हालांकि वो अभी पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ती है। और यहाँ बड़े ग्लेशियर्स भी हैं शायद, सियाचिन। हाँ, काराकोरम में ही सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो, बाल्टोरा जैसे भारत के कुछ सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्लेशियर हैं। तिब्बत में भी है इसका कुछ हिस्सा। हाँ, तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को कैलाश श्रेणी कहते हैं, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों के लिए एक बहुत पवित्र तीर्थ स्थल भी है। अच्छा, काराकोरम के दक्षिण में आपने बताई लद्दाख श्रेणी। हाँ, लद्दाख श्रेणी दुनिया की सबसे खड़ी ढलानों वाली चोटियों में से एक गिनी जाती है। राकापोशी 7788 मीटर ऊंची वो यहीं स्थित है। सबसे खड़ी ढाल वाली? हाँ, बहुत स्टीव स्लोप है उसका। और ये लद्दाख श्रेणी जो है, इसके उत्तर में श्योक नदी बहती है और दक्षिण में सिंधु नदी। तो ये इन दोनों के बीच पानी के बंटवारे का काम करती है। और लेह, लद्दाख की राजधानी? लेह शहर सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर बसा है। ये लद्दाख श्रेणी और उसके दक्षिण में जो जास्कर श्रेणी है, उनके बीच की घाटी में है। सिंधु नदी इन दोनों श्रेणियों के बीच से होकर बहती है। अच्छा, तो ये हुआ ट्रांस हिमालय। इसके दक्षिण में आती है वृहद हिमालय श्रेणी। हाँ, ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री। ये हिमालय की मुख्य सबसे ऊंची और सबसे लगातार फैली हुई श्रेणी है। मतलब इसमें गैप्स बहुत कम है। इसे सर्वोच्च या महान हिमालय भी कहते हैं। बिल्कुल। ये पश्चिम में जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से शुरू होती है। 8126 मीटर ऊंचा है ये। और पूरब में
तिब्बत के नामचा बरवा तक 7,782 मीटर एक तलवार की तरह मुड़ी हुई चाप के रूप में फैली है। और ये ट्रांस हिमालय से कैसे अलग होती है? इन दोनों के बीच एक गहरी भूगर्भीय दरार है, एक फॉल्ट लाइन है। उसे इंडस सैंगपो सचर जोन कहते हैं। सैंगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम है। अच्छा, सचर जोन। हाँ, ये सचर जोन असल में वो जगह है जहाँ इंडियन और यूरेशियन प्लेटें आपस में टकराईं और जुड़ी थी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी में हैं? एवरेस्ट? हाँ, दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से ज्यादातर इसी वृहद हिमालय में है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में है 8,848.86 मीटर ऊंची। दुनिया की सबसे ऊंची तिब्बत में चोमोलुंगमा है ना? अच्छा। पर्वतों की रानी। हाँ, और नेपाली में सागरमाथा। और फिर कंचनजंगा है सिक्किम नेपाल सीमा पर 8586 मीटर। ये भारत के नियंत्रण वाले क्षेत्र में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है। K2 सबसे ऊंची है भारत की, पर वो पाक अधिकृत कश्मीर में है और ट्रांस हिमालय में है। बिल्कुल। कंचनजंगा भारत के अधिकार क्षेत्र में वृहद हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और कौन सी मुख्य चोटियां हैं इसमें? इसके अलावा मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा जैसी कई और 8,000 मीटर से ऊंची चोटियां हैं। ये सब नेपाल में इसी श्रेणी का हिस्सा हैं। अच्छा, उत्तराखंड में भी तो कई महत्वपूर्ण चोटियां इसी वृहद हिमालय में आती हैं। हाँ, बिल्कुल। उत्तराखंड की कई महत्वपूर्ण और पवित्र चोटियां इसी में हैं। जैसे नंदा देवी, ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। फिर कॉमेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री। हमारी पवित्र नदियां गंगा और यमुना जहां से निकलती हैं, वो गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर भी उत्तराखंड में इसी महान हिमालय पर स्थित हैं। ठीक है। अब वृहद हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? उसके दक्षिण में लगभग उसके समानांतर फैली है लघु हिमालय श्रेणी। इसे मध्य हिमालय या लेसर हिमालयस भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई वृहद हिमालय जितनी नहीं होगी? नहीं, इसकी औसत ऊंचाई कम है, करीब 3700 से 4500 मीटर के बीच। और ये उतनी लगातार भी नहीं है। इसमें कई जगह गैप्स हैं। इसमें भी अलग अलग श्रेणियां हैं? हाँ, इसमें भी पश्चिम से पूर्व कई जानी मानी श्रेणियां हैं। जैसे पीर पंजाल श्रेणी, ये मुख्यतः जम्मू कश्मीर में है और लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी मानी जाती है। पीर पंजाल। उसके पूरब में हिमाचल प्रदेश में धौलाधर श्रेणी है। शिमला इसी धौलाधर श्रेणी पर बसा है। फिर आगे नेपाल में महाभारत श्रेणी है और उत्तराखंड में मसूरी श्रेणी। अच्छा, मसूरी भी लघु हिमालय में है। हाँ, मैंने सुना है वृहद और लघु हिमालय के बीच में बहुत खूबसूरत घाटियां हैं। हाँ, बिल्कुल। इन दोनों श्रेणियों के बीच में कुछ बहुत चौड़ी, समतल और उपजाऊ घाटियां पाई जाती हैं। इन्हें खुली घाटी भी कहते हैं। जैसे कश्मीर घाटी? बिल्कुल, कश्मीर घाटी जो पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच है। फिर हिमाचल की कुल्लू और कांगड़ा घाटियां हैं और नेपाल की काठमांडू घाटी भी इसी तरह की घाटी है। ये अपनी सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है। हाँ, और अपनी उपजाऊ जमीन के लिए भी। लघु हिमालय में बर्फ का क्या सीन रहता है? यहाँ साल भर बर्फ नहीं जमी रहती। ऊंचाई कम होने से यहाँ की जलवायु शीतोष्ण है, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो गर्मियों में बर्फ पिघल जाती होगी? हाँ, गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है और यहाँ के ढलानों पर मुलायम घास के बड़े सुंदर हरे भरे मैदान बन जाते हैं। अच्छा। उन्हें कुछ खास नाम से बुलाते हैं। हाँ, कश्मीर में इन मैदानों को मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनामर्ग। गुलमर्ग, सोनामर्ग, हाँ सुना है। और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या पयाल कहा जाता है। बुग्याल। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये पूरा इलाका पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। अरे बिल्कुल, शानदार पर्यटन स्थल है यहाँ। शिमला, मनाली, डलहौजी, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल जैसे जितने भी मशहूर हिल स्टेशंस हैं, वो ज्यादातर इसी लघु हिमालय पर बसे हैं। अच्छा। और जम्मू कश्मीर की जो पीर पंजाल श्रेणी है, उसी पर बनिहाल दर्रा है। बनिहाल दर्रा। हाँ, और इसी दर्रे से होकर प्रसिद्ध जवाहर सुरंग गुजरती है, जो जम्मू को श्रीनगर घाटी से जोड़ती है। ओ, जवाहर टनल। वही। और प्रसिद्ध वैष्णो देवी मंदिर भी पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिणी ढलानों पर ही स्थित है। अच्छा, और डल झील? श्रीनगर की खूबसूरत डल झील भी इसी कश्मीर घाटी में है, जो पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में पड़ती है। समझ गई। तो ये हुआ लघु हिमालय। अब सबसे दक्षिण में कौन सी श्रेणी बची? सबसे दक्षिण में आती है हिमालय की चौथी और आखिरी प्रमुख श्रेणी, शिवालिक। शिवालिक। इसे बाह्य हिमालय या आउटर हिमालयस भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये हिमालय की सबसे बाद में बनी हुई सबसे कम ऊंचाई वाली, औसत ऊंचाई सिर्फ 900 से 1200 मीटर है और सबसे बाहरी मतलब मैदानों के सबसे करीब वाली श्रेणी है।
ये भी लगातार फैली हुई है? एक लगातार चलने वाली पर्वत श्रृंखला के तौर पर शिवालिक मुख्य रूप से पूर्व में कोसी नदी तक ही दिखाई देती है। कोसी नदी नेपाल से आती है। उसके आगे? उसके और पूरब में जाने पर जहां हिमालय काफी संकरा हो जाता है, ये लघु हिमालय में लगभग मिल सी जाती है। अलग से पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अरुणाचल में फिर दिखती है? हाँ, ये दिलचस्प है। अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी फिर से अलग अलग पहाड़ियों के रूप में नजर आती है। एक लाइन में? कौन कौन सी पहाड़ियां? पश्चिम से पूरब इनका क्रम है डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। हाँ, और इन पहाड़ियों के नाम वहां रहने वाली प्रमुख जनजातियों के नामों पर ही रखे गए हैं। अच्छा। जैसे गारो, खासी, जयंतिया की तरह। हाँ, कुछ वैसा ही। आपने दून और द्वार का जिक्र किया था, वो कहाँ है? हाँ, जैसे वृहद और लघु हिमालय के बीच घाटियां थीं, वैसे ही लघु हिमालय और शिवालिक के बीच भी कुछ लंबी चपटी घाटियां पाई जाती हैं। अच्छा। इन्हीं घाटियों को पश्चिम में दून कहते हैं, जैसे देहरादून। देहरादून। और पूरब में इन्हें द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। हरिद्वार। अच्छा, ये दून घाटियां भी महत्वपूर्ण होंगी। हाँ, ये खेती और आबादी बसाने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो ये हो गया हिमालय का उत्तर दक्षिण विभाजन, ट्रांस, वृहद, लघु और शिवालिक। बिल्कुल, लेकिन हिमालय को बांटने का एक और तरीका भी है। वो क्या है? ये विभाजन भूविज्ञानी सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर किया था, पश्चिम से पूरब की ओर। इसे हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन कहते हैं। नदियों के आधार पर कैसे? उन्होंने कहा कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय हिस्सा है, उसे पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाए। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय। हाँ, फिर सतलज नदी और काली नदी, जो शारदा नदी भी कहलाती है और भारत नेपाल सीमा बनाती है, के बीच के हिस्से को कुमाऊं हिमालय कहा। यह ज्यादातर उत्तराखंड में पड़ता है। सतलज और काली के बीच कुमाऊं हिमालय। ठीक है। फिर काली नदी और पूर्व में बहने वाली तीस्ता नदी के बीच का जो लंबा हिस्सा है, उसे नेपाल हिमालय कहा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी सब इसी हिस्से में है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। और अंत में तीस्ता नदी और दिहांग नदी, दिहांग अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र का नाम है, के बीच के हिस्से को असम हिमालय कहा जाता है। तीस्ता और दिहांग के बीच असम हिमालय। हाँ, ये विभाजन हमें हिमालय को पश्चिम से पूर्व एक अलग नजरिए से समझने में मदद करता है। हर क्षेत्र की अपनी खासियतें हैं। हाँ, ये क्षेत्रीय विभाजन भी काफी स्पष्ट है। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, खासकर पूर्वोत्तर भारत को लेकर। पूछिए। वहाँ इतनी सारी अलग अलग पहाड़ियां हैं, क्या वो सभी हिमालय का ही हिस्सा मानी जाती हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहाँ थोड़ा भ्रम हो सकता है और ये समझना जरूरी है। हाँ। देखिए, जैसा हमने शुरू में बात की थी कि हिमालय अपने पूर्वी छोर पर दक्षिण की तरफ मुड़ता है। हाँ, वो सिंटैक्सियल मेंट। हाँ, तो उस मोड़ से जो पहाड़ियां बनी हैं, वो यकीनन हिमालय का ही विस्तार हैं। इनमें कौन कौन सी आती हैं? अरुणाचल प्रदेश की पटकई बोम, नागालैंड की नागा पहाड़ियां, मणिपुर की लैमाटोल पहाड़ियां और मिजोरम की मिजो पहाड़ियां, जिन्हें लुशाई हिल्स भी कहते हैं। अच्छा, ये सब हिमालय का हिस्सा है? हाँ, और ये पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बीच एक तरह से सीमा भी बनाती हैं। असम की बराइल रेंज भी इसी क्षेत्र में है और उसे भी आमतौर पर हिमालय का ही विस्तार माना जाता है। ठीक है। लेकिन मेघालय की वो 3 प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं ना, गारो, खासी और जयंतिया, उनका क्या वे भी हिमालय है? यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण अंतर है और ये अक्सर कंफ्यूज करता है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हैं, जिनके नाम भी वहां की जनजातियों पर है। हाँ बिल्कुल, ये तीनों मिलकर शिलोंग पठार या मेघालय पठार बनाती हैं और ये पठार हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं है। नहीं है, तो फिर ये क्या है? सबसे दिलचस्प बात यह है कि भूगर्भीय रूप से, मतलब चट्टानों की बनावट और उनकी उम्र के हिसाब से, शिलोंग पठार का जुड़ाव दक्षिण में स्थित प्रायद्वीपीय भारत के पठार से है, खासकर छोटा नागपुर पठार से। अरे, मतलब ये नीचे वाले पठार का हिस्सा है, ऊपर के पहाड़ का नहीं? बिल्कुल सही। माना जाता है कि ये पठार पहले प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ ही था, लेकिन बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के लगातार बहने और उनके द्वारा जमा किए गए मलबे के कारण बीच की जमीन नीचे धंस गई। एक गैप बन गया। हाँ, एक गैप बन गया जिसने शिलोंग पठार को मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग कर दिया। इसी गैप को राजमहल गारो गैप कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम में राजमहल पहाड़ियों और पूर्व में गारो पहाड़ियों के बीच है, या इसे मालदा गैप भी कहते हैं। अच्छा,
ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। हाँ, और इसी तरह शिलांग पठार के थोड़ा पूर्वोत्तर में असम में मिकिर और रिंगमा पहाड़ियां हैं। वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा मानी जाती हैं, हिमालय का नहीं। तो मतलब पूर्वोत्तर की सभी पहाड़ियां हिमालय नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ हिमालय का विस्तार है और कुछ प्रायद्वीपीय पठार का। ये फर्क समझना जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा, क्या कोई और खास या रोचक जानकारी है जो इन स्रोतों से सामने आती है हिमालय के बारे में? हाँ, 2 बातें और हैं जो ध्यान देने लायक हैं। पहली, हिमालय के बिल्कुल पश्चिमी किनारे पे जहां से सिंधु नदी गुजरती है, और बिल्कुल पूर्वी किनारे पे जहां से देहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। हाँ। दोनों ही नदियां हिमालय को काटकर बहुत ही गहरे खड्ड या गार्ज बनाती हैं। ये गार्ज एकदम सीधी खड़ी दीवारों वाली आई आकार की घाटियां होती हैं। अच्छा, ये क्या दिखाती है? ये दिखाती हैं कि ये नदियां हिमालय के उठने से पहले से बह रही थीं, और जैसे जैसे हिमालय ऊपर उठता गया नदियां उसे काटती रहीं। और ये भी कि नदियां कितनी शक्तिशाली कटाव करने वाली एजेंट होती हैं। सही बात है। और दूसरी बात थोड़ी आर्थिक नजरिए से महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे अच्छी किस्म का कोयला, जिसे एंथ्रोसाइट कहते हैं, हाँ, जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल, वो भारत में बहुत कम मिलता है। लेकिन इसका एक ज्ञात भंडार लद्दाख में कारगिल के पास ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी में पाया जाता है। अच्छा, लद्दाख में कोयला? हाँ, एंथ्रोसाइट कोयला बहुत ज्यादा नहीं, पर मिलता है। ठीक है, तो ये थी हमारी हिमालय पर एक काफी विस्तृत चर्चा। हमने समझा कि ये कितना विशाल है, इसकी बनने की कहानी क्या है, कोबर से लेकर प्लेट टेक्टोनिक्स तक। हाँ, फिर इसकी अलग अलग समानांतर श्रेणियां, ट्रांस, वृहद, लघु, शिवालिक, उनकी खासियत है। और फिर नदियों के आधार पर क्षेत्रीय विभाजन, पंजाब, कुमाऊं, नेपाल, असम, हिमालय। और पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का वो जरूरी फर्क भी समझा। बिल्कुल, यानी ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये तो भूविज्ञान, नदियां, जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनगिनत इंसानी संस्कृतियों का एक बेहद जटिल और कह सकते हैं लगातार बदलता हुआ ताना बाना है। सही कहा। हमने देखा कि कैसे पृथ्वी के अंदर की हलचलें, जैसे प्लेटों की टक्कर, जमीन के ऊपर इतनी भव्य और प्रभावशाली संरचना खड़ी कर सकती हैं। और ये भी समझा कि भूगोल कितना पेचीदा हो सकता है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जहाँ कुछ पहाड़ियां हिमालय हैं तो कुछ प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। ये छोटी छोटी बारीकियां जानना कितना जरूरी है। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में आता है जो सोचने पर मजबूर करता है। स्रोत ये बताते हैं कि भारतीय प्लेट आज भी यूरेशियन प्लेट को उत्तर की तरफ धकेल रही है, हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर की रफ्तार से। हाँ, ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। इसका मतलब है कि हिमालय अब भी धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है और ये पूरा क्षेत्र भूगर्भीय रूप से बहुत सक्रिय है, एक्टिव है। हाँ, ये एक जियोलॉजिकली बहुत डायनामिक जोन है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया का, इस निरंतर गतिशीलता का भविष्य में इस बेहद नाजुक पहाड़ी पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा। हाँ, एक अहम सवाल है। यहाँ आने वाले भूकंपों की फ्रीक्वेंसी, उनकी तीव्रता पर क्या असर हो सकता है, और सबसे बढ़कर यहाँ बसने वाले लाखों लोगों के जीवन पर इसका क्या और कैसा असर पड़ सकता है। ये वाकई एक गंभीर विचार है। इस पर जरूर गौर किया जाना चाहिए कि हम इस बदलाव के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं। बिल्कुल, इस पर सोचा जा सकता है।